व्लादिमीर पुतिन 1999 से रशिया में अथॉरिटेरियन और मिलिट्री डिपेंडेंट गवर्नमेंट चला रहा है। इतने सालों में रशिया ने अपने दो पड़ोसी देशों को सक्सेसफुली इन्वेड किया और वेस्ट के खिलाफ खड़े देशों जैसे सीरिया, सूडान, ईरान और चाइना के साथ अपने रिलेशन को मजबूत किया। रशिया का एक ही एम है, कैसे भी वेस्ट की पावर को कम करना, और पुतिन ऐसा करने में कामयाब भी हुए। कैसे एक सिंगल पर्सन ने इतने बड़े देश को इन्फ्लुएंस कर दिया, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा 1991 में करप्शन और अनस्टेबिलिटी के बीच बने रशिया में। जब बर्लिन वॉल गिरा तब 40-year-old पुतिन सोवियत सिक्योरिटी एजेंसी KGB के लिए ईस्ट जर्मनी में सीक्रेट ऑफिशियल की तरह काम कर रहे थे। ये 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और रशिया को मिलाकर 15 देशों का जन्म हुआ। लेकिन कई पुराने USSR नेशनलिस्ट की तरह पुतिन भी USSR के टूट जाने से परेशान थे। पुतिन की नज़रों में रशिया ने 51 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन को खो दिया था। अगर हम भारत और पाकिस्तान दोनों का लैंड एरिया मिला दे तो भी उससे ज़्यादा का लैंड रशिया ने खो दिया था। पुतिन का मानना था कि सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर था। इस पर पुतिन कई रशियन नेशनलिस्ट ना चाहने के बाद भी रशिया से दूर हो गए थे। नए रशिया देश में बनी सरकार को 45,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU, जिसमें एनर्जी, माइनिंग, कम्युनिकेशन शामिल था, प्राइवेट कंपनीज को बेचना पड़ा। अब तक ये सारी कंपनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थी। रशिया केओस में था, पूरी इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही थी। इन सभी कंपनीज का टोटल कंट्रोल कुछ लोगों के हाथों में था। यही बाद में रशियन ओलिगार्क्स में बदल गए। रशिया ऑलरेडी अपने बुरे समय से लड़ रहा था और उसके प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन देश की वजह शराब के नशे में डूब गए। इंटरनेशनल मुद्दों पर येल्त्सिन वेस्ट की साइड लेने लगे। कई रशियन को येल्त्सिन देश के लिए एम्बेरसमेंट लगते थे। USA की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया था कि येल्त्सिन एक बार इतने नशे में थे कि USA की रोड्स पर बिना कपड़ों के घूम रहे थे। येल्त्सिन की पॉपुलैरिटी रेटिंग काफ़ी लो हो चुकी थी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में बने रहने के लिए उन्होंने रशियन ओलिगार्क्स से हाथ मिला लिए। यहीं से अब उन्हें एक्चुअल पावर मिलने लगी। ये ग्राफ क्लियरली बताता है कि USSR के टूटने के बाद रशिया में इनक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। यही पॉलिटिक्स में एंट्री हुई व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन की। पुतिन ने 1991 में USSR सीक्रेट एजेंसी KGB छोड़ दी और सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर एनातोली सोबचेक की हेल्प से डेप्यूटी मेयर की सीट हासिल कर ली। अपनी सीट का इस्तेमाल करते हुए पुतिन ने प्राइवेट सेक्टर में कनेक्टेड अपने फ्रेंड्स और अलाइज को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। डेप्यूटी मेयर की सीट से ही पुतिन ने ऐसा सिस्टम बनाना शुरू कर दिया ताकि मार्केट में मोनोपोलीज क्रिएट किए जा सकें। इन सभी बातों से पुतिन ओलिगार्क्स के और नज़दीक आ गए। जल्द ही पुतिन ने ओलिगार्क्स, करप्ट पॉलिटिशियंस, क्राइम बॉसेस, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, जिसमें ज़्यादातर फॉर्मर KGB ऑफिशियल शामिल थे, का एक मजबूत नेटवर्क बना लिया। इनके सारे पुतिन कम समय में पॉलिटिक्स में काफ़ी ऊपर आ गए। 1997 में पुतिन को नई अपॉर्चुनिटी मिली बोरिस येल्त्सिन के दामाद वैलेंटीन युमाशेव की तरफ से। युमाशेव ऑलरेडी प्रेसिडेंट येल्त्सिन के डेप्यूटी थे। युमाशेव ने पुतिन को अपना डेप्यूटी बना लिया। युमाशेव ने पुतिन को एक और सीटी चढ़वा दी। ईयर 1998, रशिया में ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई था। रशियन रूबेल की कीमत लगातार कम होती जा रही थी। सेम टाइम पर रशिया ने $40 बिलियन के ऑयल बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट कर दिया। इससे पूरे रशिया में केओस और प्रोटेस्ट की सिचुएशन बनने लगी। ईयर 1999 में बोरिस येल्त्सिन, जो नेशनल पॉलिटिक्स से अनजान थे, पुतिन को प्रधानमंत्री बना देते हैं। एग्रेसिव राइट विंग नेशनलिस्ट व्लादिमीर पुतिन को दो डर थे। पहला कि येल्त्सिन USA को रशिया पर डोमिनेट करने की परमिशन न दे दे, और दूसरा नेटो, जो डिकेड से USSR के एक्सपांशन को रोकने के लिए बनाया गया था, कहीं नए बने देशों में नेटो का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए और रशिया को फिर से घेर ले। पुतिन का मोटिव था ऐसा मजबूत रशियन स्टेट बनाना जो स्टेबल हो और दूसरी कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस कर सके, और तुरंत ही पुतिन को ये मौका मिला। रशिया बनने के बाद से ही रशिया के साउथ वेस्ट इलाके चेचनिया में हिंसा और आतंक बढ़ता जा रहा था। एक समय बाद चेचनिया ने इनफॉर्मली खुद को रशिया से अलग इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। चेचनिया के वॉरलॉर्ड्स और टेररिस्ट लगातार कोशिश कर रहे थे कि रशियन टेरिटरी या स्टेट को पीछे धकेल सके। अगस्त 1999 में चेचनिया के वॉरलॉर्ड्स और टेररिस्ट ने इंक्लूडिंग मॉस्को कई अदर रशियन सिटीज में सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स की। इसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। नए प्राइम मिनिस्टर बने पुतिन ने चेचनिया की सेपरेटिस्ट फोर्सेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। Это вызов уже не государству, это वызов народу। रशियन टेलीविजन पर पुतिन का चेहरा बार बार दिखाया जाता है कि रशिया का बदला पुतिन लेंगे। पुतिन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। बॉम्बिंग से पहले पुतिन की रेटिंग जो सिर्फ 2% पर थी, बॉम्बिंग्स के बाद 45% के पार पहुंच गई। बाद में जर्नलिस्ट ने कई एविडेंस अनकवर किए। इसमें बताया गया कि रशियन सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी में हेल्प कर सकती थी, लेकिन ये जानकर कि बॉम्बिंग्स पुतिन को सपोर्ट कर सकती है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ नहीं किया। बट एक क्लोज्ड रशियन स्टेट इन्वेस्टिगेशन ने इन सभी थ्योरीज को नकार दिया।
तो रशिया ने चेचनिया के खिलाफ पॉपुलर और डिवास्टेटिंग वॉर शुरू कर दी। चेचनिया की कैपिटल सिटी ग्रोजने को रशियन बॉम्बिंग से समतल कर दिया गया और लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई। रशिया ने 1 साल की बॉम्बिंग्स के बाद चेचनिया पर कंट्रोल कर लिया और इस टाइम पीरियड में पुतिन की रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। दिसंबर 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग पुतिन डी फैक्टो प्रेसिडेंट बन गए। मई 2000 में चेचनिया वॉर के बीच चुनाव हुए और पुतिन चुनाव जीत गए। पुतिन ने अपने विजन के हिसाब से रशिया को मोल्ड करना शुरू कर दिया। यशमैनशिप, प्रोटेक्शनिज्म और करप्शन को पुतिन ने हमेशा यूज़ किया। पुतिन ने जल्द ही रशियन ओलिगार्क्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो ओलिगार्क पुतिन को सपोर्ट करते वो बच जाते, जो नहीं करते वो हटा दिए जाते। ओलिगार्क्स को कंट्रोल करने के बाद पुतिन अपनी पॉलिसी इंटरनेशनल मुद्दों की तरह बढ़ाते हैं। इस समय तक रशिया के यूएसए के साथ रिलेशन नॉर्मल थे, यहाँ तक कि पुतिन ने अपने समर वेकेशंस भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के घर पर बिताए। First, I'd like to congratulate President Putin for being the only person that caught a fish today. लेकिन चीज़ें बदलने वाली थी। अगस्त 2008 में रशिया ने फॉर्मर यूएसएसआर स्टेट जॉर्जिया पर अटैक कर दिया। रशिया यह दिखाना चाहता था कि वो जॉर्जिया में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ है। रशिया ने जल्द ही जॉर्जिया के 2 हिस्सों को हथिया लिया। दुनिया भर में रशिया की कंडेमिनेशन हुई, लेकिन रशिया को इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। इंटरेस्टिंगली पुतिन इन अटैक्स के टाइम पर प्रेसिडेंट नहीं थे, पर असलियत में पावर अभी भी उन्हीं के हाथ में थी। एज पर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन कितनी बार बन सकता है इसकी कोई लिमिट तय नहीं। इसलिए 2008 में पुतिन ने हैंडपिक्ड दिमित्री मेदवेदेव को अपनी जगह प्रेसिडेंट बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। 2008 में जब बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने रशिया के साथ रिलेशन को रीसेट करने का ट्राई किया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। दोनों देशों ने न्यूक्लियर आर्सेनल को लिमिट करने का फैसला लिया। पुतिन अमेरिका की बातों को झूठा मानते थे। पुतिन रशिया यूएसए के ऐसे रिलेशन के खिलाफ थे। खासकर पुतिन 2011 से लीबिया में अमेरिका की प्रेजेंस से परेशान थे। पुतिन ने पब्लिकली मेदवेदेव को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, क्योंकि मेदवेदेव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले की गवर्नमेंट की तरह वीटो पावर का यूज नहीं कर पा रहे थे। पुतिन ने 2012 में अगेन प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भरा और वो भारी वोटों से इलेक्शन में जीत भी गए। पुतिन ने इस क्योस के बीच तीसरी बार प्रेसिडेंट पोस्ट की कमान संभाली। इस बार पुतिन ने इंटरनल और इंटरनेशनल मुद्दों को ज़्यादा अथॉरिटेरियन और मिलिट्रिस्टिक तरीके से निपटाना शुरू कर दिया। ईयर 2000 से ही पुतिन ने रशिया में मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट और उसके ऑफिशियल्स ये तय करते थे कि किस शो को ऑन एयर करना है और किसे नहीं। ईयर 2000 से ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करने लगी कि पुतिन को स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह दिखाना है। 2012 में पुतिन ने ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, ताकि ये साबित कर सके कि रशिया में डिसेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। फॉर एग्जांपल, पुतिन ने स्टेट ऑन टेलीविजन चैनल से फेमिनिस्ट, गे ग्रुप्स और अल्ट्रा लिबरल बैंड ग्रुप्स के खिलाफ साइकोलॉजिकल क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पुतिन ने अगेन अपनी एग्रेसिव मिलिट्रिस्टिक विजन की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू कर दी। पुतिन ने सीरिया में डिक्टेटर बशर अल असद की हेल्प के लिए ट्रेडिशनल मिलिट्री मेथड यूज करना शुरू कर दिया था, इंक्लूडिंग वेपन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट भेजना। इसके अलावा पुतिन ने पूरी दुनिया की कंपैरिजन में साइबर आर्मी पर काफी जोर दिया। इस आर्मी का मेन एम वेस्ट के इन्फ्लुएंस को कम करना था। यहाँ तक कि पुतिन की साइबर आर्मी ने यूएसए के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुरा लिए, कई पॉलिटिशियंस के ईमेल अकाउंट्स हैक कर लिए और जॉर्जिया पर अटैक के समय जॉर्जिया का इंटरनेट भी बंद करवा दिया। 2016 में यूएसए में हुए चुनावों में भी रशिया ने अपने हैकर्स का यूज कर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया था। इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, जो ज़्यादा प्रो रशियन थे। इसके अलावा पुतिन की साइबर आर्मी ने वेस्टर्न यूरोप के कई देशों में राइट विंग प्रोपेगेंडा फैलाया। इन सब का मोटिव एक ही था, यूरोप की लिबरल फेस डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डिवाइड खड़े करना। 2014 में पुतिन ने दूसरे फॉर्मर सोवियत यूनियन स्टेट यूक्रेन को टारगेट बनाया। पुतिन का डर था कि कहीं यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो जाए, इसलिए रशियन हैकर्स ने यूक्रेन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट्स में प्रो रशियन प्रोटेस्ट होने लगे। मौके का फायदा उठाकर रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में एंटर हो गए। प्रोटेस्ट और ज़्यादा भड़कते उससे पहले ही रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तब से अब तक लड़ाई कई फेजेस में हो रही है। अगस्त 2020 में पुतिन ने ओपनली अपने अपोजिशन एलेक्सी नेवेल्नी को मारने की कोशिश की। एलेक्सी को फ्लाइंग एरोप्लेन में नर्व एजेंट पॉइजन दिया गया। किस्मत से नेवेल्नी उस समय बच गए, लेकिन इसके बाद से नेवेल्नी रशियन आर्कटिक सर्कल में बनी जेल में थे। 16 फरवरी 2024 को रशियन ऑफिशियल्स ने बताया नेवेल्नी की मौत हो चुकी है। फरवरी 2022 को रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन लुहांस्क और दोनेत्स्क पर हमला बोल दिया। अभी तक ऑलमोस्ट 5 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन रशियन वॉर में मारे गए।
यूनाइटेड नेशन और दुनिया के सभी मेजर देशों ने रशिया के अटैक को गलत कहा, पर इससे अलग ये वॉर पुतिन के लिए ज़्यादा अच्छी साबित हुई। अगर ऐसी मिलिट्री पॉलिसी होने के कारण रशिया के पड़ोसी देश इससे कमज़ोर हुए हैं और रशिया में भी पुतिन की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ी है। लेकिन ये सब पुतिन ने अपने लोगों की कीमत पर किया है। रशिया के अगर ऐसे बिहेवियर की वजह से उसे लगातार सैंक्शन फेस करने पड़े। रशिया यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकता, रशियन रुपये लगातार गिर रहा है, रशिया जिस एनर्जी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है वो भी लगातार ढह रहा है। रशियन इकोनॉमी इन कंडीशन में कब तक सस्टेन कर सकती है ये अभी भी गैस नहीं किया जा सकता।